को डाइवर्ट करने का मीडिया वालों का बहुत शौक है। और वही तो है। हाँ वो ठीक है। लेकिन थोड़ा हमारे मुद्दे से थोड़ा हट जाते हैं। फार्मर्स का जो अधिग्रहण का इशू है वो बोल देंगे। थोड़ा सा बोल देंगे। वो कौन से गांव का है? गोलकुंडा 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 है ना? गोलकुंडा किला में नया किला आपके पास में है? नहीं है। गोलकुंडा में जो गोल कोर्स बन रहा है। हाँ गोल्फ कोर्स बस गोलकुंडा टू गोल कोर्स। गोलकुंडा से गोल कोर्स तक गोल्फ कोर्स सब बना हो गया। ज़्यादा नहीं हो गया। बस और गरीब के गोल कोर्स से गोलकुंडा तक नहीं गोलकुंडा फोर्ट में मतलब अंदर ही बना रहे हैं। हाँ अंदर बना दिया और इनको निकाल के पुलिस लेके इनको धक्के दे के निकाला और गरीब किसान नहीं तो गोलकुंडा जो किला है उसके अंदर इतनी जमीन थी 100 एकड़ टिकैत साहब 100 एकड़ नया किला में थी। नया किला एक गोलकुंडा का हिस्सा है। गोलकुंडा फोर्ट बड़ा है उसमें एक नया किला है। अच्छा, नया किला 100 एकड़ का था। वर्जिन जमीन वर्जिन वहाँ कोई बिजली का खंभा और कोई झोपड़ी कुछ नहीं थी। वहाँ पे ये लोग खेती बाड़ी करते थे। तालाब थे बाजू में पूरे। आपके पास वो जमीन कहाँ से आई थी? निजाम सरकार के ज़माने से हम कल्टीवेशन कर रहे थे। चावल साथ विराट कर रहे थे हम लोग। गोलकुंडा के साथ विराट कर वॉल रहे थे, चावल डालते थे। ये जो वॉल होता है ना हाँ वो सो सात होते बाकी हैं जगह और भी ऐसे सात फेरे होते encroach करके हैं। they मेन are फोर्ट एक होता है और उसके 8 बाहर एक अच्छा, wall जो होता है। बाहर- इसके बीच बाहर का जो कलेक्टर ने इशू कर दिया मान लिया गोल्फ क्लब बना दिए सर। ठीक है। ठीक बस इतनी बात जी बात मेहरबानी सर। मतलब किसानों की जमीन थी। किसानों की जमीन अब किले तो रही नहीं, नहीं जमीन रही जो खेती बाड़ी उस पर कर रहा था भाई। जो परिवार किले की सुरक्षा पर उस मैदान को वो जमीन दे दी खेती करने के लिए। फिर बाद में 500 आदमी थे या 200 आदमी आए थे यहाँ। हाँ नहीं ठीक है कहेंगे अभी। गोलकुंडे की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ से भी लोग आए थे अपने वहाँ से अपने उधर से भी लोग आए थे। रख दो छोड़ दो होगी बात होगी। माइक जा दे दो। 5 मिनट ये नीचे डाल जब तक आओगे बोल देंगे। वो कहीं जा लिए होंगे वहाँ से ज़्यादा है। अभी इनको दे दो। కాదు ఇప్పుడు ఆశిష్ మిట్టల్ గారు వస్తున్నారు కదా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్కి. అదే ఎంత దూరంలో ఉన్నారు? అంతా మీడియా వాళ్ళు వచ్చారు. రైట్ అదే 3:30 దాటిపోయింది. పర్వాలేదు మీరు రండి మీకోసం వెయిట్ చేస్తాం. మీకు पूरा डंडा बड़े उस्ताद है। हाँ बड़ा उस्ताद है। हाँ क्या नाम रखा? अभी रखा नहीं होगा नाम की बात नहीं जानेंगे जब बढ़ जाएगा जब చైర్స్ ఈ 5 నిమిషాల సమయంలో మనం ఆర్టిస్టిక్ గారిని వాళ్ళు సన్మానించడానికి రావాల్సిందిగా సురేష్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. नहीं अभी कहाँ टाइम है। अभी बात में कर लेंगे ना सब लोगों से बात ఐఎమ్ ఇన్ ప్రెస్ మీట్ రైట్ విత్ రాకేష్ టికాయత్ గారు.
जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, चलो ये भी उधर ही धन्यवाद धन्यवाद। ये इन्होंने ये भी रहा ना ना उसको उधर ही रख लो। मैडम एक निमिष मांग क्या DCR की तरफ से आपको बताइए ज़्यादा लोग ऐसे कॉल पे ओके थैंक यू ठीक है ऑल द बेस्ट डिलीवर करता हूँ। दास सुरेश इसको उधर ही रखवा दो। AIKCC తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున కూడా రాకేష్ టికైత్ గారికి సన్మానం చేయడం అంటే మొత్తం రైతు ఉద్యమానికి చేసినట్టుగా వారు భావించారు. అందుకోసం వారికి ధన్యవాదాలు. ये बोल दिया ना इनका, बोल दिया इनका नाम बोल दिया। दास किरण दास सुरेश ठीक है सुरेश दास धन्यवाद। मिट्टी टाइट मिट्टी है, टाइट मिट्टी है, मिट्टी टाइट है तो आदमी भी लड़ा को पाएगा। देखो ये जो इसका घास है, इसकी घास को देखो आप टाइटनेस पथरीली लाल लाल किस्म के जैसे हमारे मॉडल में होते हैं पत्थर का आ जाएंगे भी। हाँ नहीं नहीं अभी टर्निंग में है, अभी 2 मिनट में पहुँच रहे हैं। 2 मिनट तो दिल्ली तो जाते होंगे, यहाँ के प्रेस के लोग जाते हैं दिल्ली कभी कभी। हाँ साथ में अगर उर्दू चलती होगी तो हिंदी, जहाँ उर्दू है वहाँ हिंदी मिल जाती है बराबर। तो दिल्ली जाते हो सब लोग कभी कभी जाते हैं। हाँ हैदराबाद में चलता है, लेकिन गांव में किसान हाँ गांव में जो लोकल हमारा सीएम जो है अच्छी उर्दू और हिंदी बोलने वाले పత్రికా సమావేశాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. హస్య పద్మ AIKCC తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ కన్వీనర్లలో ఒకరుగా ఉన్నాను. ఈ సమావేశంలో రాకేష్ టికైత్ గారు BK సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా నాయకులు, అలాగే AIKCC నాయకులు, ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అతుల్ కుమార్ రంజన్ గారు, జగతా बाजवा बाजवा फ्रॉम उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा नायकुలు, AIKCC జాతీయ గ్రూప్ సభ్యులు ఈసా కిరణ్ గారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారు. ఒక 2-3 నిమిషాలలో
ఆశీష్ మిట్టల్ వెంకటరామయ్య గారు వాళ్ళు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. ఇప్పుడు इतना शुरू करवाने से आ जाएंगे, इतना शुरू करवा మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. शुरू करें। आप शुरू करो, आपका नाम माइक से ऐसा लगा दे, ये लो। आपका धन्यवाद है सभी का जो हैदराबाद के प्रेस क्लब में हमको बुलवाया। आए सभी का, प्रेस का, जो अपने साथी यहाँ पे SKM के आए उनका, और जिन्होंने ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई उसका, क्योंकि मुद्दे जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जो किसानी का मुद्दा है, वो पूरे देश को पता है। जो लोग यहाँ से नहीं भी गए, वे प्रेस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से उनको जानकारी सब है कि दिल्ली में चल क्या रहा है। उनको सबको जानकारी रहती है। देखो वहाँ का जो 1 साल का पूरा घटनाक्रम हुआ, जब 11 दौर की बातचीत भारत सरकार से हुई, वो हमेशा जब भी बातचीत होती थी तो 4 उस टाइम के बड़े इशू थे। पहला था कि 3 काले कानून, उसी के साथ में था एक पुरालिका, जो राइस की वेस्टेज होती है, उसको जब जलाते थे तो कहते थे कि इससे पोल्यूशन निकलता है। दूसरा एक बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 और MSP, ये 4 बड़े इशू थे वहां पे। जब कई दौर की बातचीत हुई और 3 काले कानून वापसी पे उन्होंने बात नहीं करी, तो उन्होंने कहा कि जो इशू हमारे हैं हम उन पे कुछ पे बातचीत कर शुरू करते हैं। तो 2 इशू पे फाइनल बात हुई, पोल्यूशन और बिजली अमेंडमेंट बिल। उन्होंने कहा कि ये हम वापसी ले लेते हैं। और जैसे ही हम बाहर निकल के आए तो प्रेस के लोगों ने, सबके माध्यम से ये बात हुई कि सरकार ने 4 डिमांड में से 2 डिमांड मान ली। अब 3 बिल रह गए और MSP गारंटी कानून। फिर जब कई दौर की बातचीत हुई, फिर उनसे बात हुई कि आप MSP पे गारंटी कानून दे दो। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, तो हमको इसको कहा छोड़ दो आप, और 3 कानूनों को छोड़ दो और MSP पे हम बातचीत कर लेते हैं। तो उनका ये साफ जवाब था कि 3 कानूनों पर जब तक बातचीत नहीं होगी हम MSP पे बात करेंगे ही नहीं। तो फाइनल 22 जनवरी को यह हुआ कि पहले 3 कानूनों के बारे में पता करेंगे, बताएंगे, और MSP उसका बाद का इशू रहेगा। और 22 जनवरी के बाद में आज तक भारत सरकार ने हमारे से कोई बातचीत नहीं करी। अब ये 19 तारीख में एक कानून वापसी लेने की उन्होंने बात करी, लेकिन अभी हमारा इशू 3 बिल के साथ में अब जो इशू है हमारा MSP, जो 4 डिमांड में था, जो 750 लोग की डेथ हुई उनका कंपनसेशन, उनका एक शहीद स्मारक बने, और भारत सरकार एक कमेटी बनाए जो और इशू हैं जो कंटिन्यू भारत सरकार से बातचीत करनी है, उस पर वह कमेटी बातचीत करती रहे। बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूसरा एक दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं वे, पेस्टिसाइड बिल है, बैंकिंग वाला मामला है, KCC कार्ड का मामला है। जो भी भारत सरकार से और मसले होंगे उसके लिए एक कमेटी, ये तय हुआ था कि एक कमेटी बनाएंगे और समय समय पर भारत सरकार और संयुक्त मोर्चे के लोग उस कमेटी से बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अभी जब हमने चिट्ठी लिखी, SKM ने चिट्ठी लिखी उनको 4 दिन पहले, तो उनका कोई जवाब अभी नहीं आया। वो
एमएसपी पे कोई बातचीत करना नहीं चाहते, क्योंकि एमएसपी पे अगर कानून बनेगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो चाहे देश का किसान हो, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना, आंध्रा, कहीं पे भी है। और अभी तो हमने ये कहा कि जो 23 फसलें हैं आप जो है उसी पे ही बना दो। अगला तो हमारा ये है कि दूध पे भी चाहिए हमको, ऑल क्रॉप्स पे एमएसपी चाहिए, वेजिटेबल्स है उस पर भी चाहिए, हमको सी फूड पे भी चाहिए। और देश में आंदोलन ना हो तो आंदोलन पे एलिगेशन लगाए गए, बहुत आंदोलन के लोगों को हताश करने की बात करी गई, उनको तरह तरह के एलिगेशन से नवाजा गया। हमने वो सब झेल ले। आज भी प्रधानमंत्री जी सब ये कहते हैं कि हमने बात मान ली, अब वापसी चले जाओ। एमएसपी हमारा पहले भी इशू था, आज भी हमारा इशू है। और हम जब तक एमएसपी ये सारी चीज़ें नहीं होगी, अभी 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है, देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पर को जाएंगे। 60 ट्रैक्टर होंगे, 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से और 30 ट्रैक्टर टिगरी बॉर्डर से। अभी वहाँ पे बहुत जगह मोर्चे लगे हुए हैं, वहाँ बहुत टोल नाकू पे मोर्चे हैं। और दिल्ली के चारों तरफ वहाँ पलवल, शाहजहाँपुर, डासा, टिगरी, सिंघू और गाजीपुर, अभी 6 बोर्ड रुपए, 6-7 बोर्ड रुपए अभी वहाँ पे चारों तरफ को दिल्ली के किसान बैठा हुआ है। बहुत कभी कभी खबरें चल जाती है कि किसान उठकर चला गया, ना वहाँ से किसान उठकर जाएगा, ना भी किसानों की कोई प्लान है, क्योंकि पूरे देश के किसानों को इस मोर्चे का समर्थन है, समर्थन करते हैं इस मोर्चे को वे। तो ये हमारे इशू है। यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी हमने हैदराबाद में आए तो अपनी बात रखी। यहाँ का एक किसानों की बड़ी समस्या यहाँ पे आई कि पैडी उनकी खरीद नहीं हो रही। तो ये लड़ाई तो वही है कि जो दिल्ली में एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो यहाँ पे भी उसी रेट में खरीद होगी। दूसरा एक यहाँ के किसानों की समस्या है कि जो गोलकुंडा किला है, किले के अंदर की कुछ ज़मीन जो किसान परिवार उसको जोतते थे और कई सौ वर्षों से उस पर वे काबिज हैं, वो ज़मीन गोल्फ कोर्स के लिए ली गई सरकार द्वारा और उनसे एक एग्रीमेंट किसानों से हुआ कि हम उसके बदले में उसी रेंट की दूसरी जगह ज़मीन उन किसानों को देंगे। एक समझौते के आधार पे वो ज़मीन उन किसानों को नहीं दी गई, वो भी एक सवाल है। उसमें हमको पास में जो लेटर है वो हमको मिला है उन किसानों का, और हम इस पे कवरिंग लेटर लगा के अपनी तरफ से, मोर्चे की तरफ से एक कवरिंग लेटर लगा के यहाँ की सरकार को हम वो भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी मित्तल साहब हैं और हैं, वे सब लोग आप एक बार वो दे लें, फिर जिसका जो भी क्वेश्चन होगा, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप जिससे भी करना चाहोगे उसको जवाब दे देगा। एक बार 5-5 मिनट 3-4 लोग हैं, एक बार बोल लें। धन्यवाद। आ जाओ। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चे की जो एमएसपी की मांग थी वो इन 3 कानूनों से बहुत गहराई रूप से जुड़ी हुई थी। जब डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे ये कहा था कि किसानों से सरकारी खरीद बंद की जाए और राशन व्यवस्था बंद की जाए, ये 3 कानून डब्ल्यूटीओ के कहने पे ही अमल किए गए हैं। और ये बड़ी बड़ी जो एग्रो प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, जो फूड ग्रेन का प्रोसेसिंग करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीड जायंट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सब की ये मांग थी कि ये एग्रीकल्चर का सारा प्रोसेस बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किया जाए। इसी के तहत ये 3 कानून लागू हुए थे। तो किसानों की आमदनी ख़त्म करने का सवाल और राशन ख़त्म करना, सरकारी खरीद ख़त्म करने का सवाल इन 3 कानूनों से जुड़ा हुआ था। और
भारत सरकार ने भी जब इसको लागू किया तो भारत सरकार ने साफ कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करने जा रहे हैं। यानी उसको पता था कि किसानों की आमदनी ख़त्म हो रही है, ये बात उसके संज्ञान में थी कि खेती संकट में रही है, न उदारीकरण की नीति के दौर में किसान कर्जे में फंसते गए हैं। 17 से 18 हज़ार किसान हर साल आत्महत्या करते रहे हैं। इन सारी बातों को हल करने के नाम पे जो मोदी सरकार बनी थी, उसने जब ये कानून लागू किए कोरोना लॉकडाउन पीरियड में, तो उसने ये बात कही कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी के मन में भी ये दोनों बातें जुड़ी हुई थी और किसान आंदोलन के के मन में भी ये बातें जुड़ी हुई थी। इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि वो एक हिस्सा पूरा करेंगे, ये जो मांगे हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक हिस्से को हमको देंगे और दूसरे हिस्से पे नहीं बोलेंगे, तो देश का किसान आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ेगा। इस पे कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम समझ लें कि किसानों की समस्याएं हल हो गई हैं। देश भर का किसान इस पे बहुत संगठित होकर सामने आया है। ऐतिहासिक रूप से एकता बनी है। ऐतिहासिक रूप से बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स पे मुकाबला किया गया है और ये आंदोलन लगातार, जब तक ये बात पूरी नहीं होती, मांग पूरी नहीं होती, ये बढ़ेगा। मेरे और साथी और बातों पे बोलेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करूँ। अखिल कुमार अंजन। ये बोल दो कौन सी, बस ये आ गया, कैसे आवाज़ आ जाएगी। साथियों, अभी हम लोगों का एक प्रमुख सवाल ये है कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों को कुचलकर मार दिया गया और एक पत्रकार भी उसमें मरा, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी टेनी के बेटे ने वो गाड़ी चलवाई, उनकी सहमत से चलाई। इस घटना से 3 दिन पहले गृह राज्य मंत्री ने अपने इलाके में एक सभा में को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसानों को सबक सिखा दूंगा, वो जानते हैं मेरी हैसियत क्या है। अतः उन्होंने यह अपने बेटे को संदेश देकर कुचलवा दिया। हमारी मांग है कि उस व्यक्ति को धारा 120B में पुलिस ने टेनी मिश्रा के खिलाफ मुकदमा कायम किया है और उसे पूरे षड्यंत्र का जिम्मेदार बताया है। तब फिर भारत सरकार और नरेंद्र मोदी उसे अपने साथ गृह मंत्रालय में क्यों रखे हैं? उनको निकाले, और निकाले ही नहीं बल्कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और ये बात अगर नहीं होगी तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक न्यायिक कमीशन बनाया है, वो न्यायिक कमीशन बेईमानी होगी। वो जुडिशियल कमीशन विल बी ए फार्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उस मामले को हशप कर रही है, दबा रही है, लखीमपुर एविडेंस को नहीं आने दे रही है, लखीमपुर इंसिडेंट को नहीं उजागर होने दे रही है। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब तक उस मंत्री को नहीं निकाला जाएगा तब तक इम्पार्शल जुडिशियल इंक्वायरी भी नहीं होगी और कोई लीगल इंक्वायरी भी नहीं होगी। इसलिए भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आंदोलन हमारा चलेगा, खाली ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ 3 काले कानूनों की वापसी के लिए था। पहले दिन से 11 राउंड की बात में भी हर राउंड में एमएसपी पर चर्चा हुआ है, और जब एमएसपी होता था तो सरकारी पक्ष की बातों को हमारे साथी नो कह करके रिजेक्ट करते थे। तो फिर आज सरकार एमएसपी से क्यों अलग हट रही है? सरकार को एमएसपी भी देना होगा। और कमेटी कौन सी बनेगी? ये कमेटी का क्या स्वरूप होगा? हमारी मांग है कि सारी किसानों से संबंधित मांग जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन में है, दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सरकार झूठ बोल रही है कि स्वामीनाथन कमीशन के 200 रिकमेंडेशन हमने लागू कर दिए हैं। एक भी रिकमेंडेशन नहीं लागू है और देश के
एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि हमने 200 सिफारिशों को लागू कर दिया है। इट्स ए फार्स, ये धोखा है, ये झूठ बोलना है। प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने वापस लिया है इस कानून को, अब मैं नहीं समझता कि नरेंद्र सिंह तोमर कॉम्पिटेंट हैं और हमारी किसानों की इस मांगों को समझने के लिए। सरकार हमसे वार्ता करे और 2, 3, 4, 5 जो भी अपना प्रतिनिधिमंडल सरकार तय करे, उस प्रतिनिधिमंडल वो फुल पावर प्रतिनिधिमंडल हो, वो वही फैसला लेकर हमको बताए कि हम ये करने कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, तब तो बात में दम है। वरना ये खाली कहना है। और अब जब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की स्थिति है, हम साफ ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग एमएसपी और दूसरी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आदि अन्य मांगों पर अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो हम पूरे इन चुनावों के अंदर डिफीट बीजेपी को हराओ, क्योंकि उसने देश की जनता को धोखा दिया है कि उन्होंने कहा कि हम 200 रिकमेंडेशन मान चुके हैं। जिस तरीके से मोदी जी के मंत्री ने और उसके बेटे ने किसानों को कुचला है और मार दिया है, हम लोग भी इस बात की अपील जनता से कहेंगे कि अपने भारी मतदान से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसको कुचल डालो, अपने मतदान से कुचल कर उससे सरकार को बाहर कर दो। ये हमारा निर्णय होगा। इसलिए अभी समय है कि आचार संहिता चुनाव आयोग जब लागू करे, उससे पहले ही सरकार को अपनी तरफ से सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो फिर कोई सरकारी फैसला नहीं हो सकता और हम भी चुनाव में फिर अपनी मर्जी के हिसाब से चुनाव के अंदर जनता से अपील करेंगे। इसलिए इट इज़ बेटर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर and his colleagues that before the election commission decides the dates for the forthcoming assembly election of 5 states, the government of India must come out what it is planned about the farmers. Otherwise, this farmers movement will continue. I am sure it will continue. It is not only in Singhu border, Tikri border, Shahjahanpur border, Gazipur border or Palwal border. Throughout the country, there are many morchas which is taking place. So we will not withdraw or we will not go back from this agitation if the government of India doesn't decide what they are going to offer to the farmers. That is our position, clear position. Thank you. जगतार बाजवा जी, भूमि बचाओ मुहिम उत्तराखंड। आज हैदराबाद प्रेस क्लब के सभी मीडिया बंधुओं, आप सबका भी, पूरे मीडिया परिवार का भी धन्यवाद है कि इस आंदोलन में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और विपरीत परिस्थितियों में रहा है। ये मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक मीडिया के माध्यम से एक परसेप्शन जो चल रहा है कि तीनों कानून वापस हो गए, अब किसानों को बॉर्डर से लौट जाना चाहिए। ये एक परसेप्शन सरकार द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसके संबंध में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखो, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में जैसे अभी पहले भी आपको बताया गया कि महत्वपूर्ण मांग थी तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। साथ में एक पराली से संबंधित और एक बिजली अमेंडमेंट बिल के संबंध में था, और उस पर जो कुछ भी अभी तक है आपके सामने है। लेकिन इस 12 महीने के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ, आज तीनों बिल तो वापस लेने की घोषणा कर दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया
कि जो इस 12 महीने में पूरे देश भर में 50,000 किसानों पर लगभग जो मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों का क्या होगा, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसके साथ ही जो 700 से 800 किसान शहीद हो गए बॉर्डरों पर और अन्य जगहों पर, इस पर सरकार का क्या रुख है, देश के प्रधानमंत्री ने उस पर भी कुछ नहीं बोला। उसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी मेरे से पहले भी आया कि देश के मंत्रिमंडल में शामिल और महत्वपूर्ण मंत्री गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4 किसानों और एक पत्रकार साथी को रौंद करके मार दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब उस केस की पूरी अभी जांच चल रही है, तो भारत सरकार का या इस देश का कौन सा काम रुकता है अगर वो व्यक्ति मंत्रिमंडल से हटता है? ये भी प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम उस मंत्री को दे रखा है कि अगर उसको हटा देंगे तो शायद वो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आखिर उनको मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया जा रहा? तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं। जब तक इन चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता और सरकार जैसा कि कमेटी बना करके या वार्ता करके इन चीज़ों का क्लैरिफिकेशन नहीं करती है, ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन का भावी स्वरूप क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इस संबंध में 27 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग है। उसमें आगामी योजना और सरकार के 27 तारीख तक के डेवलपमेंट को देखते हुए आगे की योजना बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వేయండి. ప్రశ్నలు అయితే వెంకట్ 2 మినిట్స్. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వేయండి, ఇంకా ఒకళ్ళిద్దరు మాట్లాడారు. वो तो यूपी वाले बता देंगे जब वहाँ जागा। अरे वही बता देंगे हम, वो वहाँ छेड़खानी नहीं करता है जाके हमसे। 27 को मीटिंग होगी, 1 साल हो जाएगा पूरे मोर्चे को, और मोर्चे पे लोग आएंगे, 1 साल की वर्षगांठ वहाँ पर मनाएंगे, 1 साल का लेखा जोखा हम उनको बताएंगे, क्योंकि इस आंदोलन को चलाने वाले गांव के लोग हैं और गांव के लोग ही इस आंदोलन को बताएंगे कि ये कब तक चलना है। तो हम तो उनको अपनी कार्यशैली बताएंगे, सरकार की बताएंगे, और फिर 26 को 1 साल होगा, 29 का 60 ट्रैक्टरों के साथ में हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि रास्ते हमने नहीं रोक रखे, रास्ते किसानों ने रोक रखे। उन्हें एक एफिडेविट अपना दिया कि रास्ते हमारी तरफ से खुल गए जो दिल्ली पुलिस की तरफ से थे, लेकिन वो रास्ते खुले नहीं। अगर रास्ते खुले हुए होंगे तो सबसे पहले जाने का अधिकार हमारा है दिल्ली में, क्योंकि हम पिछले 1 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो रास्ते खुलते ही सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे, ये हमारा कहना है। और पुलिस ने रास्ते खोले नहीं, पूर्ण रूप से पुलिस ने बैरिकेटिंग, दीवार और कटीले वे तार और किले, आज भी 4 उससे रास्ते को रोक रखा है। जी, ये भी जो फार्मर सुसाइड वहाँ पे हुआ है वो भी तेलंगाना के ही फार्मर्स हैं। जो देश के लिए शहीद होता है वो किसी एक स्टेट का नहीं होता। 1 साल से वो किसान भी वहाँ पे बैठे हैं, जो किसान यहाँ पे भी सुसाइड कर रहे हैं उनका भी दर्द है हमको, लेकिन जो किसान वहाँ पे भी बैठे हुए हैं उन किसानों की भी जिम्मेदारी और उन किसानों के परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है, क्योंकि वो बड़ी लड़ाई में शहीद हुए। हर राज्य की सरकार नहीं, आज तो नहीं हमारा कोई प्रोग्राम होगा, हमारे कोई साथी यहाँ पे रुकेंगे तो वे अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन हमारी कोई योजना नहीं है आज, क्योंकि हम तो सभी लोग जाएंगे। कल के हमारे दिल्ली के प्रोग्राम हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री को जितनी सपोर्ट करनी चाहिए भाई, अपना भी उसको काम देखना चाहिए। वो क्या आंदोलनकारी हैं, वे तो पॉलिटिशियन आदमी हैं।
तो अपनी पॉलिटिक्स को देख के उनको नुकसान ना हो भाई, जहाँ से उनको फायदा होगा वो काम करेंगे वे। जहाँ जहाँ बीजेपी हारती है उनकी मीटिंग करवाती है, वहाँ से बीजेपी जीत जाती है। वो देश को बांटने का काम करते हैं। दोबारा बताओ। बीजेपी सरकार, यहाँ की सरकार ने उसके सामने एक मुद्दा लगाया था कि चावल खरीदने का, और वहाँ वो डिस्कशन अभी तक ऑर्डर नहीं आने का ही नहीं ऑर्डर भाई। ऑर्डर अगर वे दे देंगे तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा और यहाँ की सरकार को फायदा होगा। वो इस तरह के ऑर्डर पास करेंगे कि यहाँ के किसान यहाँ की सरकार से नाराज हो। वो तो जहां उनकी बीजेपी की सरकार होगी वहीं तो देंगे ना ऑर्डर भाई, यहाँ क्यों देंगे वे? उनको यहाँ के किसानों से क्या हमदर्दी? यहाँ के किसान से हमदर्दी नहीं है, यहाँ की सरकार से हमदर्दी नहीं है। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ इस पे। पैडी परचेज सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राधिकार में आता है, तो ये एक पॉलिटिक्स चल रही है कि बीजेपी के लीडर्स यहाँ पे पैडी के अलावा दूसरी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो है प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह से किसानों की खरीद के ऊपर भी पार्टी की पॉलिटिक्स चल रही है। बांटने का काम करें, किसानों को बांटने का काम करें। देखिए, हमारी सोच है, अगर सरकार, केंद्र सरकार किसानों की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी सरकार के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम उसे कमजोर करेंगे। हम उनके दोस्त नहीं हैं। अगर वो हमसे दोस्ती नहीं निभाते तो हम उनके दोस्त नहीं हैं। और कमजोर करने का मतलब लाठी डंडे से पीटना नहीं होता है। लोकतंत्र में वोट की ताकत से पीटना होता है। तो हमारे लिए मौका है चुनाव का, और अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अपने मतदाताओं से और किसानों से कहेंगे कि इनको पराजित करो और जिसको तुम्हारी इच्छा है उसको लाओ। नहीं, हमारा कोई प्रतिनिधि चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा। पहली बात तो कोई भी स्ट्रेटजी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश चुनाव के ये तो पूरे देश के लिए बनती है। ये तो एसडीएम की जो योजना है वो पूरे देश के लिए बनेगी कि पूरे देश में उन्हें क्या चाहिए। और अभी तक एसडीएम ने कोई भी राजनीतिक तरीके से चुनाव लड़ने का ऐसा कोई विचार नहीं है, ना भविष्य में होने की संभावना। इसमें एक और पहलू है, वो है कि एसकेएम का निर्णय है कि डिफीट बीजेपी, पनिश बीजेपी, सजा दो उसे। और गांव-गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रचार ना करने देने की, ना सुनने की उनकी बात, उनको गांव से में ना घुसने देने की, ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ऑलरेडी चल भी रहा है। तो दोनों पहलू हैं इसमें। तो क्या इसका मतलब है कि आप अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट मत डालो, यानी कि दूसरों को वोट डालो? नहीं, हम किसी को नहीं कर रहे भाई। ये तो जनता अपने आप दुखी है, अपने आप देख लगती है। हमको ये लेटर मिला है, हम इसको पढ़ेंगे और सरकार को कहेंगे कि जो किसानों को अगर कहीं से हटाया जाता है, ये जो इसका गोलकुंडा किले वाला या और जगह भी कहीं पे भी अधिग्रहण हो पूरे देश भर में, सरकार से दो ही चीज़ होती है कि अगर हटाया जाता है तो उसको कंपनसेशन, जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया है उसके तहत उसको कंपनसेशन, उसकी और जो रियायतें हैं और जितना जल्दी हो सके वो दे, और किसानों के साथ में बैठ के बातचीत से उसको ख़त्म करें। तो हमारे पास में आया है, हम इसको करके और हम उसको लेटर लिखेंगे।
गोलकुंडा वाले वे मिले किसान, हमको मिले तो उन किसानों की हम पढ़ेंगे उसको और उनको देंगे हम सारी चीज़ें। देखिए एक बात बताएं, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में साफ साफ कहा गया है कि जो भूमि उपजाऊ है, जहां हो रही उस जमीन को कैसे न बदला जाए। देश में यही हो रहा है कि जबरिया कुछ सरकारें ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, सड़क चौड़ी करने के नाम पर और एक्सप्रेसवे के नाम पर किसानों की ज़मीनों को ले ही नहीं रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी मोटे मोटे दरख्त को, पेड़ों को उनको काट रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने परसों कहा है कि ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं इनको काटते हैं, इसकी वजह से पर्यावरण पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और आप नंबर नहीं बता रहे हैं कि कितने लाख पेड़ आपने काट दिया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं यहां तेलंगाना की सरकार से भी कि उपजाऊ कृषि भूमि अगर आप लेते हैं तो लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको हम लोगों ने बड़े संघर्षों से संसद में पारित कराया था, आप उसके विरोध में उसकी मुखालफत करते हैं। एंड आई अपील, if the government of Telangana has taken the land forcibly, cultivatable land from the farmers for other purpose, then I appeal to the High Court to take this issue and decide that this is against the spirit of Land Acquisition Act 2013. चलो ये बता दिया, उसको देख लेंगे, लेटर आ गया तो देखेंगे। नहीं, हम कोई नहीं लड़ते जी चुनाव, हम तो चुनाव से बहुत दूर रहते हैं। हम तो आंदोलनकारी है, सड़कों का चुनाव लड़ते हैं हम। सड़कों से आवाज देते हैं तो पार्लियामेंट और विधानसभाओं में सुनाई देती है उसकी आवाज। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना हमारे भरोसा कोई रहे। हम आवाज उठाते हैं और उसकी आवाज जो भी सरकारें, मौजूदा सरकार रहती है वो सुनती है। अभी पार्लियामेंट में भी जो भी लोग होंगे तो वो इन किसानों की आवाज सुनेंगे, तो इस इशू पे बहस होगी वहां पे। सर, गोलकुंडा अगर किसान गोलकुंडा पे आपको जैसे के लिए कुछ उनके सपोर्ट के लिए अगर आप बता दिया, गोलकुंडा बात होगी, हमने बता दिया, ये आपको मिल गया। हाँ, आ जाएंगे करेंगे। अरे हम सपोर्ट तो करते ही हैं किसानों को। आप टाइम ले लेना, बात कर लेंगे। टाइम लीजिए, आप बताइए, हम ठीक है आएंगे, बात करेंगे। ये इशू है देन का, जितने भी किसान हुए हैं तो बात करेंगे। हाँ, सारे हैं उसमें, बात करेंगे जिसको अरे किसी और की भी सुन लो तो महाराज, होगी बात, सबके सामने होगी, कर लेंगे। और भी इशू है, बात कर लेंगे आपसे। हम लोगों ने इतना उसके ऊपर भूल दिया, काफी है, करेंगे बात। इसमें चिट्ठी लिखेंगे। आपसे मैंने कहा ना कि सरकार हाई कोर्ट को सुओ मोटो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बैठ बात और क्या कह सकते हैं, हो गई। अरे क्लियरिफाई नहीं करा करते ज्यादा, वो हमारे लिए जहाँ इलेक्शन है वे सब समझ लेंगे, इलेक्शन होगा समझ लेंगे, जब यहाँ इलेक्शन होगा तो यहाँ बता देंगे। वो समझ गए, सब समझ गए। बहुत सी बातें बिना समझाई समझ जानी चाहिए। बीमारी का नाम नहीं लिया करते। अरे फैली, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो बीमारी वहाँ जाओ। हाँ, यूपी में फैल रही है। हाँ, यही बांध लो भाई, वो यहाँ से ही जाता है, बांध के रखो से। अरे आप अपने आप समझाओ, कल सारे चंप हो गए। हाँ,
देखो उसमें एक बड़ा इशू है, ये पूरे देश का इशू था। कोई भी किसान जब जमीन अपनी ठेके पर उस पर देता है, अगर वो उसको लिख कर देगा, लिखत पढ़त में देगा, एग्रीमेंट करेगा, तो कल वो उस पर जाकर खड़ा हो सकता है कि मैं ज़मीन पर 10 साल से 15 साल से खेती कर रहा हूँ, ये ज़मीन अब मेरी है। पूरे देश में कहीं नहीं है। हमने बहुत सलाह गांव के लोगों से ली, तो कोई भी आदमी इस तरह का एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, और वर्बल एग्रीमेंट होते हैं उसके। इस पे भारत सरकार से भी 3-4 बार बातचीत हुई। तो अभी इसमें मीटिंगें, जैसे ये मीटिंग खत्म होगी, इस वाले इशू से भी भारत सरकार पे बातचीत होगी कि जो ठेके पे खेती करने वाले फार्मर्स हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाए और उनकी आइडेंटिटी क्या हो। एक ये नेशनल इशू है, और इस पे करीब 3 मीटिंग हमारी भारत सरकार से हुई थी। तो हमने गांव के लोगों से जब बातचीत करी, तो कोई भी गांव का किसान अपने जमीन को एग्रीमेंट करके लिख के देने को तैयार नहीं है। तो एक ये बड़ा इशू है, और उसी तरह की डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत से सवाल है, यही हमने करा कि भारत सरकार एक कमेटी तय करे, जो ये इशू होंगे, जो समय समय पे इशू आते रहेंगे, इन इशू पे सरकारें बातचीत करती रहे और एक इस पर ठोस रणनीति हम बना सके। जो क्रॉप लॉस होता है हेवी रेन्स और बाढ़ की वजह से, इससे भी बहुत सारे किसान यहाँ तेलंगाना में और पूरे देश में भी सफर हो रहे हैं। तो उसके लिए भी इंश्योरेंस जो भी एमएफए है वो लागू सही तरह से नहीं है। यहाँ पे इनपुट सब्सिडी जो मिलना है वो स्टेट पे भी नहीं मिल रहा है सही तरह से। हाईकोर्ट का ऑर्डर ये नहीं, ये सब जगह प्रॉब्लम आ रही है कि जो कंपनियां कंपनसेशन देने के लिए आई वो अपना लाभ कमा रही है, और जब कंपनसेशन देने की बात आती है तो बहुत से एग्रीमेंट वो करती है। तो लाभ किसान को ना हो के लाभ कंपनियों को ज़्यादा हो रहा है। तो इसके भी कोई ना कोई रास्ता बट्ठेगा, लेकिन ये जब होगा, क्योंकि 1.5 साल से भारत सरकार से इन इशू पे बातचीत पूर्ण रूप से बंद है, और 3 कानूनों के लिए, एमएसपी के लिए एक बड़ा आंदोलन, 1.5 साल का सफ़र सरकारों के साथ में करना पड़ा। ये समझौते हो जाए, एक लीगल कमेटी बन जाए, तो ये सारे इशू फिर भारत सरकार से बैठ के बातचीत में शामिल होंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। 2 मिनट। धीरे से अभी लड़ाई में माला नहीं पहरी जाती, रुक जाओ। जब लड़ाई होती है तो माला नहीं पहरी जाती, बाद में करें, ठीक नहीं लगता। अभी नहीं, रुक जाओ। प्रेस अलग पर आए। इनका ये पढ़ना, इसका मामला तो हाईकोर्ट उसका संज्ञान ले और तय करे।